हेलो। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बचे हुए डाउट्स हैं हमारे। तो बचा हुआ जो डाउट है हमारे पास वो ये है कि द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट ए अराउंड द सन इज 8 times दैट ऑफ बी। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे हम लोग कैपलस लॉ लगा देंगे। और क्या कैपलस लॉ क्या होता है? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, आई थिंक सो वही लगा देंगे। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 times। मतलब ए का जो टाइम पीरियड है वो बी के टाइम पीरियड का 8 times है। तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लो यार कि टी ए अपॉन टी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी का क्यूब हो जाएगा। कर लीजिएगा। ये कितना आएगा? टी ए को लिखूंगा 8 8 64 और इसका क्यूब यानी 4 टाइम्स आ जाएगा। और क्या आएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, with what velocity should a particle be projected so that its height becomes equal to the radius of earth। ये भी अच्छा सवाल है भाई। ये सवाल हम करते आ रहे हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी u है और कितने हाइट पर इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए? r हाइट पर। अब क्या करते हैं हम लोग? ये 1 मान लो और ये क्या मान लो? ये मान लो अपने पास। तो u1 प्लस k1 इज इक्वल टू u2 प्लस k2 लगा दो आराम से। ठीक है, लगा दिया जाएगा ना। u1 पे क्या लिखना? माइनस जी कैपिटल एम एम बाई आर और के कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिख देना माइनस में जी एम एम बाई 2 आर। बस अब सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने पूरा पूरा। तो 2 GM में से 1 GM घटा दोगे तो ये आएगा GM। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू GM/R। तो ये आंसर आ रहा है 2 GM/R करके रूट में। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, the spheres of masses m and capital M are situated in air। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना, ये कांस्टेंट फोर्स होता है। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, एफ ही रहेगा। क्लास में पहले कर चुके हैं ये सवाल कि भाई जो एक मास m है दूसरा मास m है, इनके बीच में जो फोर्स जो डिस्टेंस है वो r है। वो डिपेंड नहीं कर रहा ना किसी पे। जो मतलब अब m डिपेंड नहीं करता, r डिपेंड नहीं करता, j भी डिपेंड नहीं करता। तो आंसर क्या रहेगा? f रहेगा। अच्छा, ये वाला खत्म हो गया। अब ये वाले सवाल में, ये सवाल हमने कर लिए थे। ये सवाल है अपने पास, फोर्थ वाला है और 19th वाला है और 18th वाला है। और फिर हमारे पास ये वाले हैं। तो ये सारे सवाल कर लेते हैं पहले, डिटेल में करते हैं। देखो, बोल रहे 4 पार्टिकल्स है मूव कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे चिपका लेते हैं। देखो अपने पास 4 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हाँ ये भाई अपने पास मान लो 4 पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। सब स्क्वायर में थे। इसको ऐसे लगा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको तो यही रहने देते। एक मिनट को डायग्राम बना दो, बना लेने दो। जैसे 1 मिनट रुको। 1 मिनट इसको मैं पहले एडिट ऐसे टेढ़ा कर लूँ।
टेढ़ा करने को यहाँ लगा देता हूँ। अब एक काम करते हैं ना, 1 मिनट इसको मिटा लेते हैं। देखो ये स्क्वायर है अपने पास, ठीक है। ये ऐसे घूम रहे हैं। अब कैसे घूमेंगे, इसका अगर ज्योमेट्री बनाए तो ये ऐसे यहाँ पे घूमेंगे, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, थोड़ा इधर। अब बराबर है ना। अब ये सारे पार्टिकल जो हैं, सारे मतलब ये जो मैं बनाने वाला हूँ, ये पार्टिकल यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है। सब गोल गोल घूम रहे हैं। तो इनका रेडियस क्या होगा, खुद सोचो आप। इनका रेडियस तो यही होगा ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला इसका रेडियस हो जाएगा। अब ये रेडियस किसके बराबर होगा, डायगोनल के आधे का। समझो सवाल तो यही है ना। देखो कि कहाँ गया, 4 पार्टिकल हैं, घूम रहे हैं। ठीक है। अब सर इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे सर, देखो देखो। अब किसी एक पार्टिकल पर नेट फोर्स लगा तो वही नेट फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। हमने बोला वही जो नेट फोर्स है वो एक पार्टिकल, एक इधर लग रहा होगा। देखो इस वाले पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, एक वाला पार्टिकल इधर खींच रहा होगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर से। एक पार्टिकल इधर खींच रहा होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर से। यानी इनका जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो इधर जाएगा, √2 GMM बाय आर स्क्वायर से। और इसी पे एक फोर्स और लग रहा है, क्या है वो है GMM अपॉन में √2 R का होल स्क्वायर। समझ में आया, क्या हो जाएगा, GMM अपॉन √2 R का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। जो अपने पास नेट फोर्स निकल के आ रहा है वो किसके बराबर है, वो निकल के आ रहा है GM² बाय आर स्क्वायर। और ये हो जाएगा √2 प्लस में 1/2। यही तो होगा नेट फोर्स ना। अब ये एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स है। तो अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, GM² बाई आर स्क्वायर। अच्छा यही जो फोर्स है उसको ध्यान से थोड़ा देख लो। रेडियस हमने क्या, देखो देखो देखो, हमारे पास जो रेडियस है वो देख लो। ये जो नेट फोर्स है यही किसके बराबर होगा, समझ में आ रहा है ना। पहले नेट फोर्स निकाले। देखो सबसे पहले पार्टिकल्स के ऊपर, किसी एक के ऊपर नेट फोर्स निकालने के बाद अब आगे दिमाग लगाओ। यही नेट फोर्स जो है ना वो MR⍵² के बराबर होगा। और ये जो आर है ये रेडियस वाला आर है। और यहाँ पे जितने भी मैंने आर रखे पड़े हैं वो सारे के सारे किसके बराबर हैं, ये सारे डिस्टेंस वाले आर हैं, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डिस्टेंस वाले आर को लाके रख देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे आएगा ए, साइड ए मान लेंगे हम लोग और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो आ रहा है ये ए है, ठीक है। यहाँ पे आएगा A², ये रेडियस वाला आर है। और अगर रेडियस वाले आर की बात करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, A√2/2 के। क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो A√2 है, उसी का आधा हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर दो, ये बराबर हो जाएगा GM² अपॉन में A² और यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2√2 प्लस में 1, ये √2 लिखा है अपॉन 2। अब रेडियस के लिए पुट कर दो एम से एम वैसे तो कैंसिल आउट हो गया था। हमें क्या मिला, ω² इज इक्वल टू GM अपॉन में ए के लिए कितना हो जाएगा अपने पास, A√2/2, A√2 × 2/2 प्लस 1/2। ये कैंसिल आउट कर लो ना। अब मतलब मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लोगे। अगर तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी देखो कुछ अच्छे सवाल रहेंगे और ये सवाल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये वाला सवाल हम लोग SHM में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी डिस्कस कर दो क्या, कर लेते हैं। देखो पार्टिकल को जब छोड़ोगे ना तो देखो इस वाले पार्टिकल पे अभी नेट फोर्स इधर लग रहा होगा, सर किधर, सेंटर की तरफ। सर क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल इसको खींच रहा होगा, ठीक है। ओके, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा ना अंदर, तो भी ये इसको अंदर की तरफ खींचेगा। ये अंदर की तरफ कभी से बात, नेट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ रहता है, जी की वैल्यू रहती है, तो समझ लो।
अब ये बोला कि क्या पार्टिकल जितनी देर में, देखो अब लॉजिकली समझो, जितनी देर में पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। और एनर्जी कंजर्वेशन अगर यहाँ से यहाँ लगाओगे तो जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, यानी पहला ऑप्शन तो सही हो गया। पीरियोडिक भी होगा। एसएचएम वाला क्यों नहीं आता वो मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फोर्स है ना वो -x के प्रोपोर्शनल नहीं आता। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। बस और कुछ नहीं है इसमें। बोले 2 पॉइंट मास। अब मैं इसका तरीका बता दे रहा हूँ, ये सवाल मैंने कराया हुआ है क्लास में, कल ही किया था। ये एम मास है, मतलब दूसरे वीडियो में किया था। ये एम है, ये 4m है। और अगर ये एम है, ये 4m है, तो पहले ये पता करो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा। फिर वहां से एक्स निकालना और एक्स निकाल के फिर सॉल्व कर लेना। ठीक, कर लेना, डू इट बाई योरसेल्फ। अब देखो 23 और 24 वाला जो सवाल है उसको कर लो। अब देखो यहाँ पे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इसने बोला सरफेस पे हम मान लेते हैं कितना है, s0। ये सवाल बढ़िया है, तो इसको समझो। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है, इसको ऐसे लिख देता हूँ। जो सरफेस पर पोटेंशियल है वो अपने लिए बराबर होता है Gm/r, हालांकि माइनस में होता है। और जो सेंटर पे होता है वो बराबर होता है -3/2 टाइम्स ऑफ Gm/r। और देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसी, पोटेंशियल एक पॉइंट का चेंज कर सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सेंटर और सरफेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब अगले केस में क्या है कि यही जो बराबर है -3/2 Gm/r, माइनस में कितना हो गया, प्लस हो जाएगा Gm/r। ये बराबर किसके रहेगा, पोटेंशियल एट सेंटर माइनस पोटेंशियल एट सरफेस। भाई ये तो जीरो मान लिया हमने सरफेस पे इस बार, ये वाली किसके बराबर आ जाएगी, तो 1.5 में से एक गया तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। ये वैल्यू किसके बराबर आती है, माइनस में Gm/2r के बराबर आएगी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही लगा है, तो Gm/2r दूसरा आंसर रहेगा। ठीक है, a particle is projected vertically with velocity 4g from the surface। पहले देखो इस सवाल में पहले ये पता करो तुम, ये सवाल का हिंट देता हूँ 24 का। पहले तो ये पता करो कि पार्टिकल को जब मैं इतनी वेलोसिटी से फेंकूंगा, ठीक है, तो वो कितनी हाइट तक जाएगा। सर ये निकालेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम बनाना। यहाँ पे मान लेना पार्टिकल की वेलोसिटी u है, मान लेना किसी h हाइट तक जा रहा है, ठीक है, r हाइट तक या जो भी h हाइट तक जा रहा है, तो वहां का पोटेंशियल लिखना। तो क्या लिखना है, u1 प्लस k1 इज इक्वल टू u2 प्लस k2। ठीक है, ट्राई करना। u1 की वैल्यू भाई सरफेस पर है तो -Gmm/r। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv², v की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -Gmm/r प्लस h, प्लस में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मान लो x की वैल्यू कुछ आई, सॉरी h की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। अब तुमको वापस से सवाल सॉल्व करना है, कैसे करके, यहाँ से लेकर x/2 तक के लिए। सर समझा नहीं भाई। अब तुमको क्या करना है, पहले तुमने h तक के लिए लगाया था ये वाला फॉर्मूला, तुम h निकाले, अब तुमको वही चीज किसके लिए लगानी है, h/2 के लिए। क्लियर है बात। लेकिन इस बार v को जीरो मत करना, मतलब क्या है, तुमने निकाला, यहाँ पे मान लेना h/2 पर उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो u1 प्लस k1 इज इक्वल टू u2 प्लस k2 करना। ठीक है, ट्राई इट। अगर नहीं होता फिर पूछ लेना, कमेंट सेक्शन खाली है, तुम्हारे पास तो व्हाट्सएप नंबर भी है, तो तुम बता सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड हाफ Gm/2r। देखो फिर से लेंदी है सवाल, ये लेंदी सवाल है। पहले एक काम करो, तुमको खुद करना है, 3r डिस्टेंस पर जाकर पहले क्या निकालो, escape वेलोसिटी निकालो। सर ये कैसे निकालेंगे, तो भाई कुछ नहीं है, 3r डिस्टेंस पर अगर तुमको escape वेलोसिटी निकालनी है तो मैं हिंट देता हूँ, देखो करना क्या है। देखो देखो, ये सब चीजों को मिटा देते हैं। करने का तरीका बड़ा सिंपल है। सर कैसे, देखो मल्टीपल है तो क्या कर सकते हैं, देखो पहले मान लेना ये पार्टिकल है, ये इसका 3r डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ से पार्टिकल की तुमको निकालना है इसकी वेलोसिटी। तो सर ये कैसे निकालेंगे, भाई यहाँ पे मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी v है, यहाँ पे लिखना पोटेंशियल, ये .1 हो जाएगा। ये मान लेना .2 जहां पर हमको लिखना है कि भाई पार्टिकल चला जा चुका है।
तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। समझा कि नहीं समझा? हम मिनिमम स्पीड की बात करते हैं ना। ठीक है। अच्छा, अब वो सॉल्व करना। अगर मान लो वो वैल्यू इसके बराबर आ गई, पार्टिकल स्केप कर जाएगा। अगर वो वैल्यू इससे कम आई तो भी स्किप कर जाएगा, ज्यादा आएगी तो फिर नहीं करेगा। अब उसके बाद अगला, क्योंकि यहीं पे था ना, कहीं पे तो था स्केप वाला ये वर्ड सुना था, इसलिए मैंने करा दिया। अब देखो, अगर स्केप कर गया तो फॉल तो करेगा नहीं, यानी या तो पहला सही होगा तो चौथा सही होगा। अब अगला बोल रहा है फॉल बैक। अगर फॉल बैक, अब देखो फॉल बैक वाला कंडीशन वही है। अब स्केप करने का कंडीशन, अच्छा एक यहाँ पे रोटेशन वाला है। तो अब ये पता करो कि 3r डिस्टेंस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है। ठीक है। 3r डिस्टेंस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? अच्छा मैं बता ही देता हूँ, देखो समझ ना आ रहा होगा तो। भाई 3r डिस्टेंस पर अगर हम बात करें तो इसकी वेलोसिटी हमारे लिए होती है √2gm/r+h। ये सॉल्व करके आएगा। सरफेस होता है एक्चुअली जीरो हो जाती है। आएगा कितना? 2gm/4r। तो 2 2 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा? 1/√2, यानी ये आ रहा है 1/√2 इंटू में gm/r। और ये वेलोसिटी देखो इसके वेलोसिटी से कम है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालो। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है? रूट में gm/r+h। तो ये कितना आ रहा है? 1/2 टाइम्स ऑफ gm/r आ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल क्या करेगा? एक मिनट, ये नहीं, तीसरा वाला आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखो। एक चीज हमने पढ़ के रखा था कि किसी भी शेल के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ग्रेविटेशन फील्ड वो जीरो होता है। मतलब यहाँ पर शेल के अंदर मैं रख दूंगा तो इस बाहर वाले की वजह से कोई मास नहीं, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स सिर्फ इस वाले की वजह से लगेगा। सवाल मैंने पढ़ लिया है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है? तो यहाँ पे जो आंसर आता है सिर्फ यही आता है, ये इसकी वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। आई होप तुमको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।